नमस्कार। क्या कभी सुना है आपने कि जिला पंचायत पर अध्यक्ष पद पर बैठी हुई किसी महिला को अपने ही संस्था के खिलाफ बागी होना पड़े? कभी सुना है आपने कभी उसको कहना पड़े कि यदि उनकी जो बातें हैं उनको नहीं मानी गई तो उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जाकर अनशन पर बैठना पड़ेगा? शायद नहीं सुना होगा आपने। मंदसौर के इतिहास में ये अपने आप में एक अभूतपूर्व बात होने जा रही है। मंदसौर जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गा विजय पाटीदार इन दिनों अपने बेबाक बयानों के लिए काफ़ी चर्चित हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि वो मीडिया से काफ़ी दूरी बनाकर चलती हैं और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, मगर इन दिनों उनका बयान मीडिया में हाइप हो रहे हैं। ऐसा ही वाकया सामने आया है जब उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने यह बताया है कि जिला पंचायत के अंदर जो मनमानी अधिकारी कर रहे हैं, यदि उन पर लगाम नहीं लगी तो वो आने वाले दिनों में अपने पूरे सदस्यों के साथ में कलेक्टर कार्यालय पर जाकर अनशन पर बैठ जाएंगे। आइए हम पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है और उनको इतना बड़ा कदम अध्यक्ष पद पर होते हुए क्यों लेना पड़ा, जबकि प्रदेश में केंद्र में सरकार आप ही की है। आप ही की बात जब सुनी नहीं जा रही है तो निश्चित ही जनता में यह प्रश्न उठता है कि आम जनता की क्या हालत होती होगी ऐसे सरकारी विभागों के अंदर। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आपसे पीड़ा की आखिर आपको इतने बड़ा बयान क्यों देना पड़ा? जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी कि प्रायः मंदसौर जिले में ये देखने में आ रहा है, ऐसे कई विषयों की अनुमति जिला पंचायत सदन में नहीं ली जा रही है। उदाहरण के लिए हम अमृत सरोवर की बात करें तो उनमें करोड़ों का मुहर्रम खोदकर और रॉयल्टी की छूट देकर रॉयल्टी वसूल नहीं की जा रही है। बिना जिला पंचायत की अनुमति के बिना ऐसे काम हो रहे हैं, जिससे यह साफ दिखता है कि जिला पंचायत का जो अधिकार क्षेत्र है धारा 52 के अंतर्गत, उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो मैं इसकी निंदा करती हूं। और अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई या अधिकारियों का ऐसा ही रवैया रहा या फिर अधिकारी अपनी ऐसी ही तानाशाही करते रहे तो मैं कलेक्ट्रेट जाके सभी जिला पंचायत सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगी। ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही हैं कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, मतलब आप जनता की नहीं सुन रहे हैं, सरकार की नहीं सुन रहे हैं और मनमानी करने पर उतारू हुए हैं? क्या लगता है आपको कि कहने के उनको क्या राजनीतिक प्रेशर प्राप्त है या फिर वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं? क्या लगता है आपको? इसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं अपनी पार्टी के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी छवि खराब हो, परंतु मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ और जब मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ और मेरी अनुमति के बिना या मुझे बिना प्रतिलिपि प्रोवाइड किए ऐसे काम जिले में हो रहे हैं तो फिर हम जनप्रतिनिधि किस काम के? हमें इस बात से अवगत कराया जाए, हमें इस बात की सूचना तक नहीं दी जाती कि हमने कहाँ अमृत सरोवर सैंक्शन किए हैं, कहाँ बन रहे हैं। ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे यहाँ अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इसमें जो मुहर्रम खोदा जा रहा है उससे जो हमारी राज्य सरकार है उसके करोड़ों की जो राजस्व है उसकी हानि हो रही है, जिससे मैं यूँ कहना चाहूँगी, मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी यह कहना चाहूँगी कि ऐसे कई निर्णय हैं जिसको आप खुद ना लें और उसको सामान्य प्रशासन समिति या फिर जिला पंचायत सदन के सामने उसको पारित करके उसकी अनुमति दी जाए। अध्यक्ष जी, जब यह मामला आपके संज्ञान में आया होगा तो आपने विभागीय स्तर पर क्या कार्यपालन अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया कि आपके द्वारा यह काम किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है, अवैधानिक है? कुछ ऐसा किया था आपने? और किया तो फिर आप उनकी प्रतिक्रिया क्या आपके सामने आई? मैंने पिछली बैठक में इससे 2-3 बैठकों में भी मैंने ये विषय उठाया था, जिसकी एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं दी गई। मेरे बार बार कहने पर उस बात को घुमा फिरा के मुझे बताया गया, इसलिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ेगा। पूर्व में भी आपने जो ड्रेस की सिलवाई थी उसको लेकर भी काफ़ी आप आक्रामक हुई थी। क्या था मामला और अभी वो किस स्थिति में है? क्या आपकी बात मानी गई है कि अभी भी वो मनमर्जी तरीके से कपड़े सिलवाई के जो ठेके हैं, जो ठेकेदार है, उसको दिया गया, कुछ रोक लगी है, कुछ कार्रवाई विभागीय तौर पर या पुलिस के स्तर पर हुई है कुछ कार्रवाई उस पर? जी,
सीतामऊ जनपद के एक गांव जगदी में मैं गई थी, जहां मैंने खुद जाकर बच्चों से संवाद किया था, जिसमें बच्चे मुझे विद्यालय की फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म में दिखे थे। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो उनकी जब ड्रेसें मैंने देखी तो बहुत ही ख़राब कंडीशन उनकी थी। तो मैंने विभाग को भी इसकी सूचना दी कि आप या तो ड्रेस ख़राब हो गई है तो वापस से उसको रिपेयर करके दीजिए, या फिर जो रिपेयर करने की स्थिति में नहीं है उसको आप वापस से वहाँ सिलकर और नई ड्रेस स्व सहायता समूह द्वारा उनको प्रदान की जाए। परंतु विभाग द्वारा इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई और कई विद्यालयों में तो विभाग ने उन पर दबाव बनाकर प्रिंसिपल से लिखवाया कि हमारे यहाँ तो स्थिति सही है, यहाँ हमारे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है स्कूल ड्रेस को लेकर, और ऐसी बातें उन पर प्रेशर बनाकर उनके द्वारा कही गई। दुर्गा जी, देखिए, आप एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। आप पाटीदार परिवार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काफ़ी रसूखदार माना जाता है, और ऐसे में आपको जनता ने यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष चुना, तो नेचुरली और स्वाभाविक तौर पर लोगों ने चुना है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड देखकर और आपकी कार्यक्षमता को देखकर। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ आकर आपने कुछ गलत कर दिया है? जब आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो फिर आम जनता कहाँ जाती होगी, उसके साथ में क्या होता है? कुछ आप सोच पाते हैं इस बारे में? जी, देखिए, मैं एक पाटीदार और किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका भी एक किसान फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो अगर हम ऐसे गरीब बच्चों की बात करें तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिसमें मेरे ससुर जी, मेरे ग्रैंडफादर जो ग्रैंडफादर इन लॉ हैं, वो भी 3 बार विधायक रहे हैं, मेरे ससुर जी 1 बार विधायक रहे हैं। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे तो शुरुआत में इतना अनुभव नहीं था, तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो मुझे गाइड करते रहते हैं, और हमेशा ही हमारे परिवार ने जो दुखी हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी मदद की है। तो मुझे तब बुरा लगा जब मैं विद्यालय में गई और उन बच्चे, मुझे उनको देख के आंसू आ गए। ऐसी ख़राब कंडीशन उनकी थी विद्यालय की ड्रेसों को लेकर। तो मैंने मन बना लिया कि मैं इन बच्चों के साथ हूँ और इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, इनको मैं न्याय दिलाकर ही रहूँगी। ये बात भी सही है। जब आपने अपना बयान दिया तो उसके बाद आम जनता के बीच में ये मामला पहुंचा, मीडिया ने भी उसको काफ़ी प्रमुखता से प्रसारित और प्रकाशित किया था उसको। तो अभी कुछ उसके अंदर आगे कार्रवाई कुछ आपको होती हुई दिख रही है कि उसमें कुछ कार्रवाई होगी और दोषियों को कुछ दंड वगैरह मिलेगा या कुछ पनिशमेंट मिलेगा उनको, ऐसा कुछ लग रहा है अभी आपको? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने जो ये स्कूल यूनिफॉर्म का जो मुद्दा है, इसको भोपाल स्तर पर भी पहुंचाया है, इसको दिल्ली स्तर पर भी पहुंचाया है। अब उनसे ही मैं कर सकती हूं कि वही कुछ एक्शन ले और इसका निराकरण हो। मंदसौर जिला मुख्यालय राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, और यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें, भोपाल की बात करें, तो सबका जो नज़र है वो जिले के ऊपर ही है। तभी उन्होंने यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पे जो सांसद दो यहाँ से टिकट दिया उनको, उप मुख्यमंत्री यहाँ से बनाया। तो क्या आपने उनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करी कि जिला पंचायत के अंदर ये सब कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल। मैंने हमारे क्षेत्र के जो उप मुख्यमंत्री के पद पर निर्वाचित हैं माननीय श्री जगदीश जी देवड़ा, उनको भी इसके बारे में अवगत कराया था। मैंने कार्मिक मंत्रालय दिल्ली को भी इस विषय में पत्र लिखा है। मैंने भोपाल भी पंचायती राज संचालनालय को पत्र लिखा है। तो मेरे द्वारा सबको लगभग सबको पत्र लिख दिए गए हैं। जी, हम आपके एक पहलू के बारे में बात करना चाहेंगे कि आप जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी तो आप बिल्कुल सहज सरल तरीके से अपने काम में लगी हुई थी। मीडिया से बहुत कम मुलाकात होती थी, सार्वजनिक क्षेत्रों में आप बहुत कम जाती थी, मगर फिर धीरे धीरे आपने कदम आगे बढ़ाया, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप जाने लगे, आप बोलने भी लगे। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना आक्रामक होना पड़ा? यदि हम दूसरी भाषा में बात करें तो ये तो मर्दानी के रोल में आपको आकर इसके अंदर क्या चल रहा है वो सब बताने को आपको मजबूर होना पड़ा। शुरुआत में जब जिला पंचायत का चुनाव लड़कर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आई थी, तो उससे पहले मैं एक गृहिणी के रूप में थी। मैं कभी ऐसे बाहर भी नहीं निकली थी। मुझे राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उसका भी इतना नॉलेज नहीं था। परंतु एक कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब
करना ही पड़ता है या सब आ ही जाता है, तो फिर होता चला गया। जी बिल्कुल। तो इस परिवर्तन में आपने कहीं अपने आप को असहज महसूस करा कि गृहिणी के क्षेत्र से एकदम सार्वजनिक जीवन में, वो भी इतने बड़े पद पर आकर, और इतने अलग अलग लोगों से, इतने अधिकारियों से और इतने कार्यक्रमों में जाना, खुद थोड़ा सा फिर आप अपने आप में कुछ लगा आपको कि ये क्या से क्या हो गया? नहीं, शुरुआत में मुझे थोड़ा लगा था, परंतु मेरे जो ग्रैंड फादर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कई सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो एक राजनीतिक परिवार है और पूरा पॉलिटिशियन ही बैकग्राउंड रहा है, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं आती है अब। तो मैं बिल्कुल, वो मेरा सपोर्ट करते हैं और साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे हम। तो अभी जो आपके सामने महसूस कर रही हैं कि आपके अंदर लड़ने का जज्बा और अधिक बढ़ता जा रहा है कि नहीं, मुझे अब इनसे जो यहाँ पर जो अनियमितताएं हो रही हैं, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, इनसे मुझे आगे लड़ना है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं लाचार हूँ या मैं लड़ नहीं सकती। एक महिला सब कुछ कर सकती है। एक महिला, वो समय नहीं रहा जब महिला अबला होती थी, अब महिला सबला है, और अगर समय आए तो वो जो अनियमितता हो रही है उसके प्रति भी आवाज़ उठा सकती है, अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठा सकती है, वो लड़ना भी जानती है और अधिकार लेना भी जानती है। तो ये है आज की नई महिला का रूप कि जो लड़ना भी जानती है और अधिकार लेना भी जानती है। अब वो अबला नहीं रही है, सबला हो गई थी। आप थी दुर्गा विजय पाटीदार, जो बड़े बेबाक शब्दों में आजकल जनता के बीच में जाने लगी हैं, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो काफ़ी गंभीर किस्म के मुद्दे हैं, और जैसा भी आप ही ने सुना होगा कि यदि इनकी बातों पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, खुद ही उपाध्यक्ष और अन्य मेंबरों के साथ में अनशन पर बैठेंगी। तो इसके लिए आपने कोई समय सीमा तय की है? या आखिरी प्रश्न मेरा आपसे कि यदि आपकी कब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप अनशन बैठेंगी? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास समय बस 2 या 3 दिन का ही है। तो लोकसभा चुनाव के बाद अगर हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं, अगर उसमें किसी ने हस्तक्षेप किया तो बिल्कुल मैं कलेक्ट्रेट के सामने जाकर पूरा जिला पंचायत सदन वहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठेगा। और इसकी जवाबदारी फिर किसकी मानती हैं आप, किसकी होगी? इसकी जवाबदारी उच्च अधिकारियों की होगी। आपने पूरा मन बना लिया है, इसमें आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आप अड़िग हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और साथ ही एक प्रश्न बनता है, लास्ट प्रश्न के साथ में प्रश्न ये, क्योंकि अब आपने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है, तो पार्टी स्तर पर आप क्या उम्मीद करती है कि पार्टी आपको? मैं चाहती थी कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी छवि खराब ना हो, और जो भी अधिकारियों को मेरे द्वारा बताया गया है वो उसका पालन करें, परंतु विभाग के जो जिला पंचायत के जो अधिकारीगण हैं वो निरंतर अपनी लापरवाही के कारण मुझे इस विषय को भोपाल लेवल तक ले जाना पड़ा, जिसमें मैंने हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं नानालाल जी अटोलिया, उनको भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। साथ ही हमारे जो क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री जगदीश जी देवड़ा, उनको भी मैंने पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक लेटर पहुँचा दिया है, साथ ही मैंने दिल्ली भी एक लेटर पहुँचाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस समस्या का निराकरण वो करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज एक बेबाक चर्चा की है जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार। इनसे आज हमने एक बेबाक बात करी, राजनीति में कैसा आना हुआ और क्या अनुभव इनको हो रहा है, क्योंकि एक महिला के लिए राजनीति का क्षेत्र थोड़ा सा अलग हटके क्षेत्र होता है। इस कारण आज हमने इनसे खुलकर बेबाक बातचीत करी है। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह अंक भी पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर से किसी नए विषय, नए स्थान पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं राजेश कुलश्रेष्ठ पूरे आईने टीम के साथ में आपसे अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।